भी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मराठी नहीं बोल सकता तो इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। हिंदी या अंग्रेज़ी जो आप लोग चाहें उसमें मैं बोल सकता हूँ, शायद हिंदी। हाँ। तो पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ ये डॉक्टर ये वैज्ञानिक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और डॉक्टर दाभोलकर के फैमिली का और उनके सब साथियों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए यहाँ बुलाया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस व्याख्यान के लिए आपके साथ हूँ। जो काम डॉक्टर दाभोलकर ने किया, एक ऐसी संस्था बनाई जो कि इस अंधश्रद्धा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती थी, बुलंद तरीके से आवाज़ उठाती थी, लोगों को समझाती थी कि इसका क्या नुकसान हो रहा है हमारे समाज में और क्यों लोगों को साइंटिफिक होना चाहिए, क्यों वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतना बड़ा संगठन यहाँ महाराष्ट्र में बना लिया और इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता उस संगठन के आज भी यहाँ आप लोगों के बीच में सब मौजूद हैं। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। मुझे नहीं पता है कि हिंदुस्तान में कहीं और ये काम हुआ है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में हमारे संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है कि हर नागरिक को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है? हम किस चीज़ को साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं? बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि लॉजिकल सोच होनी चाहिए, यानी तर्क आधारित सोच होनी चाहिए और उस तर्क आधारित सोच पर से साइंस निकलती है, टेक्नोलॉजी निकलती है। उसी से साइंस में वैज्ञानिक प्रोग्रेस होती है, विज्ञान की प्रोग्रेस होती है, उसी से टेक्नोलॉजी की भी प्रोग्रेस होती है और उसी से तर्क आधारित सोच के आधार पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको जो बताया जा रहा है ये तर्क आधारित है कि नहीं, सच है कि नहीं, झूठ है, क्या है ये। आजकल बहुत सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारा जो रिलीजन है वो हमको बताता है। रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग सवाल नहीं पूछते, उसके पीछे तर्क नहीं पूछते। आपको कुछ बता दिया गया, आप मान लेते हैं कि हाँ भाई यही है क्योंकि ये तो हमारी किताबों में लिखा है या हमारे किसी देव देवता ने बताया है और इसलिए सही है। लेकिन अगर उसको तर्क के आधार पर हम देखें तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें गलत निकलती हैं, कोई उसका आधार नहीं होता। और आजकल तो सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं, बहुत सारी गलत फैक्ट्स बताए जाते हैं, बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं और झूठ को भी समझने के लिए हमको तर्क आधारित सोच की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या झूठ है क्या सच है हमको तर्क के आधार पर देखना होता है। जो उसका जो एविडेंस है उसके आधार पर देखना होता है। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिससे
कई सारी चीज़ों का तो फट से पता लग जाता है। जैसे आज अगर आप कोई अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम से पूछें कि भाई ये कहा जा रहा है, ये इसके पीछे कोई तर्क है कि नहीं, इसके पीछे कोई एविडेंस है कि नहीं, तो वो फट से आपको बता देगा कि इसके पीछे ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, या ये कोई एविडेंस नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसमें काफ़ी हद तक आप क्या सच है, क्या झूठ है, क्या तर्क आधारित है, क्या तर्क आधारित नहीं है, उसका आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स भी जो छपा होता है, जो बोला गया होता है, उसके आधार पर जवाब दे देते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जिसको वैज्ञानिक सच माना जाता रहा है वो काफ़ी साल बाद गलत निकलता है। इसीलिए जो बहुत सारी मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ हम लोगों को दी जाती थीं वो धीरे धीरे करके बहुत सारी आगे चलकर बैन हो गई। ये पाया गया कि नहीं, इससे तो बहुत नुकसान होता है। कई बार इसलिए वो पता लगता है क्योंकि उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देर में पता लगते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जिसको हम साइंटिफिक ट्रुथ मानते हैं वो उन लोगों ने लिखा है, अगर वो साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश होता है और पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश होता है, तब भी कई बार हम ये देखते हैं कि अगर वो रिसर्च उन लोगों ने करी या वो पेपर उन लोगों ने लिखा जिनका उस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन था या इंडस्ट्री से उनको पैसा मिल रहा था, जिस इंडस्ट्री को पैसे मिलेंगे अगर ये बात सही मान ली जाए कि ये दवाई अगर इस मर्ज के लिए सही मान ली जाए तो एक पर्टिकुलर कंपनी को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और अगर उस कंपनी ने वो रिसर्च करवाई है, पैसे देकर रिसर्च करवाई है, या उससे कनेक्टेड लोगों ने वो पेपर लिखा है, तो कई बार वो गलत निकलता है, झूठ निकलता है। और हमने ये तो कई जगह देखा है कि जैसे हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी थी हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो कोका कोला वगैरह जो पिया जाता है कि ये बहुत अनहेल्दी होता है, इसमें चीनी बहुत होती है, एक दूसरी तरह की ख़राब तरह की चीनी होती है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, या फिर ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसमें और केमिकल्स डाले जाते हैं, केमिकल डाइज डाले जाते हैं कलरिंग के लिए, इसमें केमिकल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, इसमें कैफ़ीन डाली जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें हमने देखा कि साइंटिफिक पेपर्स का जब हम सर्वे करते हैं तो बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कोई एडवर्स हेल्थ पर इफ़ेक्ट नहीं होता, और बहुत सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, तरह तरह का एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जब उनको हम डिवाइड कर दें कि भाई कौन से पेपर्स ऐसे लोगों ने लिखे हैं जिनका सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन था, कौन सा रिसर्च उन लोगों ने किया है जिनका सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री से कोई पैसा मिल रहा था, और पब्लिश कहाँ हुआ है उस जर्नल को, क्या सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री से कोई पैसा मिलता है या नहीं मिलता, तब हम ये पाते हैं कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिसर्च है, जहाँ पर रिसर्चर्स का, पेपर लिखने वालों का और जर्नल्स का कोई कनेक्शन नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री से, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का तो बहुत हार्मफुल तरह तरह के हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जो दूसरे वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके कोई ख़ास एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये भी थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना होता है, कई बार ये देखना ज़रूरी होता है कि जो आदमी ये बात कह रहा है, आजकल तो असल में प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई है, स्पेशली मेडिसिन में तो ये हो गया है कि जो हमारे मेडिकल स्कूल्स में सिखाया जाता है
वो भी जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या हेल्थ इंडस्ट्री, उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसके इन्फ्लुएंस में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बहुत मुश्किल से बहुत सालों के बाद ये बात समझ में आती है कि जो हमको पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, ये गलत था। इसके पीछे रियल साइंटिफिक तर्क नहीं था। जैसे कोविड वैक्सीन्स आई और सब लोगों को ये बता दिया गया कि भाई कोविड वैक्सीन सबको ले लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा फ़ायदा है, वगैरह वगैरह। अब धीरे 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 करके ये निकल कर आ रहा है कि जिन लोगों ने ये बात फैलाई कि कोविड वैक्सीन ले लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदा है, ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इनका कनेक्शन था। खासकर अमेरिका में एक डॉक्टर फाउची हुआ करते हैं जो कि पूरे इस सिस्टम के इंचार्ज थे, जिनसे ये सारी बात पूरी दुनिया में फैल गई। और धीरे धीरे ये निकल कर आ रहा है कि नहीं, इस वैक्सीन के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम थे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए तर्क आधारित कई बार हम लोगों को काफ़ी डीप खोज करनी पड़ती है ये समझने के लिए कि भाई ये जो चीज़ हमको बताई जा रही है ये सचमुच सही है कि नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क है कि नहीं है, कोई एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं है, या झूठा फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। तो ये कभी कभी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आम तौर पर अगर आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें, अपना लॉजिक इस्तेमाल करें और देखें कि क्या चीज़ आपको बताई जा रही है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, उन अगर एक लेयर और नीचे जाएं कि उस तर्क के पीछे कौन लोग हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये तर्क है, उसके पीछे कौन लोग हैं, अगर उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो उसका भी हम थोड़ी एनालिसिस कर लें, तब जाकर हमको ये बात समझ में आती है। और उसी से फिर हमको ये ठीक से समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, और उसी से बातें आगे बढ़ती हैं। आज जो हमारे देश में हो रहा है वो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो डॉक्टर दाभोलकर ने करने का प्रयास किया, जो ये समिति करने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं इस देश में, वो उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आज हमारे देश में ये हालत है कि जो प्रधानमंत्री हैं वही एकदम अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, वही झूठ फैलाते हैं। उन्होंने ही एक ये जो भाजपा का जो आईटी सेल था, जिसका हेड अभी बदला गया है, अमित मालविया करके एक था, उसने इतने झूठ फैलाए, इतने झूठ फैलाए कि उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। हजारों, हर रोज़ झूठ फैलाता था। और उसका संचालन, उस पूरी आईटी सेल का संचालन प्रधानमंत्री खुद करते थे, जो कि एक बहुत अच्छी पत्रकार है स्वाति चतुर्वेदी, उसने एक किताब में लिखा है आई एम अ ट्रोल करके। उसने पूरा तर्क के आधार पर बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री इस झूठ की फैक्ट्री का पूरा संचालन करते हैं। झूठ की फैक्ट्री ही नहीं, तरह तरह की अनसाइंटिफिक चीज़ें फैलाते हैं। कभी कह देते हैं कि भाई मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कि मुझे तो सीधे भगवान ने जन्म दिया है। कभी कहते हैं, और इसी वजह से आज अभी कुछ दिन पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में उनकी एक मूर्ति लगाकर, मोदी जी की मूर्ति लगाकर लोग मोदी चालीसा पढ़ रहे थे वहाँ पर। मतलब हद के बियॉन्ड अब ये बात चली गई है। मोदी जी जब वहाँ रिलायंस का हॉस्पिटल इनॉग्रेट करने गए बॉम्बे, तो कहते हैं कि गणेश की सूंड तो प्लास्टिक सर्जरी से सिली गई थी, और बहुत प्राचीन ज़माने में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। फिर कहते हैं कि कर्ण तो टेस्ट ट्यूब बेबी था, तो पहले महाभारत के समय में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह होते थे। फिर कहते हैं कि अगर बादल आ जाएं तो रेडार काम नहीं करता, मैंने एयरफोर्स को बोल दिया कि देखो बादल हैं,
पाकिस्तान का रेडार काम नहीं करेगा, आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। यानी बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक चीज़ें। कभी कह देते हैं कि भाई थाली बजाओ, इससे कोविड चला जाएगा, कोरोना चला जाएगा। और उनके जो और मंत्री लोग हैं वो कहते हैं कि गो कोरोना गो, गो कोरोना गो बोलो तो कोरोना चला जाएगा। कोई दूसरा मंत्री कहता है कि भाई भाभी जी पापड़ खाइए, ये भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना चला जाता है। यानी कि हर तरह का अंधविश्वास अगर प्रधानमंत्री खुद फैलाते हैं तो फिर उनके मंत्रिमंडल में भी लोग फैलाने लगते हैं, और उनके मंत्रिमंडल में भी कई सारे ऐसे लोग भर लिए गए हैं जो कि इस तरह के अंधविश्वास फैलाते चले जा रहे हैं। तो इसका असर जो है हमारे सीधे सीधे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स और आईआईटी वगैरह पर भी पड़ रहा है। एक आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हैं, एक आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, जो कि अलग अलग आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर तो कहते हैं कि भाई गोबर और गाय की यूरिन जो है इससे बहुत फ़ायदे हैं और हमको अब आगे सारा रिसर्च इसी पर करना चाहिए। इनके कई लोग कहते हैं, इनके वो संबित पात्रा जो इनके बड़े भारी लीडर माने जाते हैं, वो कहते हैं कि गोबर तो हीरे से ज़्यादा कीमती होता है। कई लोग कहते हैं कि गोबर लगाने से एटॉमिक बॉम्ब का रेडिएशन नहीं आता। मतलब तरह तरह के अलग अलग चीज़ें कहते रहते हैं। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर कहते हैं कि भाई भूत प्रेत होते हैं और ये जो लोग मीट खाते हैं इसकी वजह से हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रही हैं। ये आईआईटी के डायरेक्टर्स वगैरह इस तरह की बातें करने लगे हैं। और हमारे करिकुलम से, मतलब एक तो यूनिवर्सिटीज़ में अब जो डिबेट्स डिस्कशंस हुआ करते थे उसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जेएनयू में अब परमिशन नहीं दी जा रही डिबेट्स डिस्कशंस की। बहुत सारे डिबेट्स डिस्कशंस की कोई परमिशन ही नहीं दी जाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो मेन काम था कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। मैं तो ये कहता रहा हूँ कि देखिए, एजुकेशन के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है कि लोगों के जहन में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, लॉजिकल रीजनिंग की पावर को विकसित करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ आप ऐसे ही अंधविश्वास ना कर लें, आप उस पर पूछें कि भाई ये क्यों है, इसके पीछे क्या तर्क है। वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और यूनिवर्सिटी का और किसी भी एजुकेशन का मेन मकसद यही है कि आपकी पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, आपकी पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, उसको विकसित करे। और दूसरा मकसद ये होता है कि भाई दूसरे जो लोग हैं समाज में, दूसरे जो जीव जंतु हैं दुनिया में, उसके प्रति हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर ये दो मकसद हम पूरे कर लेते हैं और ऐसे लोगों को हम एजुकेट करते हैं जिनकी पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग विकसित हो और जो दूसरे लोगों के प्रति सेंसिटिव हों, तब हमने बहुत अच्छे इंसान पैदा कर दिए जो कोई भी काम फटाक से सीख सकते हैं। अगर आपने उनकी पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग विकसित कर दी, अच्छी तरह से विकसित कर दी, तो कोई भी जॉब करने के लिए कोई भी स्किल आसानी से वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन का तो मेन मकसद ये था। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कहा जा रहा है कि नहीं, तुमको कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बताएं वो मान लो। वो एक जेएनयू का वाइस चांसलर था जो कि उसको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया था। वो तो ये कहता था कि हमने जेएनयू के कैंपस में लड़ाकू विमान रख दिए हैं, टैंक रख दिए हैं, जिससे लोगों के जहन में नेशनलिज्म पैदा हो जाए। यानी कि आप लोगों के जहन में ये फैलाना चाहते हैं कि भाई मारपीट करो, खून खराबा करो, दूसरों के देशों में आक्रमण करो, बस ये नेशनलिज्म है। और जो तुमको बताया जाए वही सीखो, कोई सवाल ना पूछो। इस तरह का एटमॉस्फेयर आज यूनिवर्सिटीज़ में बना दिया गया है।
और हमारे करिकुलम में कहीं डार्विन को हटाया जा रहा है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटाई जा रही है, कहीं पीरियोडिक टेबल हटाए जा रहे हैं, कहीं मुग़ल हिस्ट्री हटाई जा रही है हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से, और उसकी जगह अब एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज वगैरह अलग अलग जगह शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल अंधविश्वास, मतलब एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये कांवड़िया वगैरह को खूब इंकरेज किया जा रहा है, ये कांवड़ यात्रा। इसके पीछे भी कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आप इन लोगों को के ऊपर फूल बरसाते हैं सरकार की तरफ से, पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी वगैरह। आपने इनके लिए रोड्स बंद कर दी, यानी कि दिल्ली से हरिद्वार की रोड जो है 2 हफ्ते के लिए बंद रहती है, आधी रोड बंद रहती है कि ये कांवड़िया चल सकें। और उल्टा एक ऐसा घिनौना कल्चर वहाँ प्रमोट किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं लोगों से मारपीट करते हैं, सोचते हैं कि भाई हम तो राजा हैं, हम कुछ भी गुंडागर्दी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और वहाँ हर तरह की अश्लील हरकतें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह का कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है इसका सोसाइटी पर बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट होता चला जा रहा है। एक तरफ इन्होंने, अभी आपने शायद पता नहीं न्यूज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि 2 लाख स्कूल्स पिछले 12 साल में सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन चल रहा है कि स्कूल्स की जो व्यवस्था है, जो अभी भी चल रहे हैं स्कूल्स, कोई तबेले में चल रहा है, कहीं स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं हैं, कहीं स्कूल्स में पंखे नहीं हैं, कहीं स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, कहीं स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। मतलब इस सरकार ने एजुकेशन को धीरे धीरे, मतलब जो साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड होना चाहिए एजुकेशन से, जो हमारा तर्क के आधार पर सोच विकसित होनी चाहिए, उसको विकसित करने के बजाय बिल्कुल ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, एजुकेशन को ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं, जिससे कि इस समाज में अंधभक्त बस बने। जिनको जो कह दिया जाए वो मान लें। अगर आप बोल दें कि मोदी जी तो भगवान हैं, तो वो मान लेंगे कि भगवान है, और हनुमान चालीसा और मोदी चालीसा करने लगेंगे मोदी जी की मूर्ति लगाकर। वहाँ कह रहे हैं कि बिहार ने ज़मीन दी है कि मोदी का एक मंदिर बनाया जाएगा, उसमें 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। यानी कि हद हो गई है कि ऐसा एक समाज विकसित कर रहे हैं जिसमें कि बस जिसको कहते हैं लंपट गुंडे, बच्चों के नाम पर आप लंपट गुंडों को पैदा करेंगे जो इस तरह की कांवड़ यात्रा में जाकर अश्लील हरकतें, मारपीट, गुंडागर्दी वगैरह करें। इस तरह का समाज विकसित किया जा रहा है। और ऐसे लोग जिनको आप बस, नहीं ये है हमारे पास पानी है, जिनको आप ये अंधभक्ति के नाम पर आप उनको ये बोल दें कि मुसलमान, झूठ फैला दें कि मुसलमान तो इतने ख़राब होते हैं, मुसलमान तो सब टेररिस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, और उसके आधार पर लोग ये विश्वास करने लगें। इसकी वजह से हमारा देश, हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। ज़बरदस्ती के लिए देश में झगड़े बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती के लिए मारपीट बढ़ रही है, वायलेंस, हिंसा बढ़ रही है। और उसी की वजह से जैसे दाभोलकर, डॉक्टर दाभोलकर या डॉक्टर पंसारे या डॉक्टर कालबुर्गी, इन सब लोगों की हत्याएं हो रही हैं जो कि एक साइंटिफिक सोच में विश्वास करते थे, जो इस तरह का झूठ और अंधभक्ति में नहीं विश्वास करते थे। और इसका इफ़ेक्ट जो हिंदुस्तान के ऊपर है वो ये हो रहा है कि धीरे धीरे अगर आप देखें कि हिंदुस्तान हर तरह के इंडेक्स में दुनिया में गिरता चला जा रहा है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, उसमें हिंदुस्तान का स्तर बहुत नीचे गिरा है पिछले कुछ साल में, जब से ये मोदी सरकार आई है खासकर। उसी तरह से मैल न्यूट्रिशन में, यानी कि बच्चे जो कुपोषित रहते हैं, उसके इंडेक्स में हिंदुस्तान बहुत नीचे गिरा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे गिरा है, करप्शन इंडेक्स में भी नीचे गिरा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी नीचे गिरा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी नीचे गिरा है, एफडीआई इंडेक्स में भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंडेक्स में भी नीचे गिरा है, पासपोर्ट इंडेक्स में भी नीचे गिरा है। कोई भी इंडेक्स आप देख लें, हर चीज़ में हिंदुस्तान नीचे चलता चला जा रहा है। और उसका मेन वजह यह है कि आप इस तरह से अंधभक्ति फैला रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर ख़त्म कर रहे हैं, तर्क के आधार पर आप लोगों की सोच को विकसित करने के बजाय तर्क आधारित सोच को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह से आप नफ़रत फैला पा रहे हैं, क्योंकि लोग फिर ये पूछते ही नहीं कि भाई ये नफ़रत क्यों करें, ये मुसलमान क्यों आप कह रहे हैं कि ये सब टेररिस्ट हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि टेररिस्ट हैं। मुसलमानों ने तो पूरा ज़ोर लगाकर पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा लिया, हर तरह का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में मुसलमानों का है, चाहे वो कल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मुसलमानों का खूब कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये लोग बिल्कुल उल्टा लोगों को लड़वाना चाहते हैं रिलीजन के आधार पर, और ये इसी वजह से करा पा रहे हैं क्योंकि जब लोगों की तार्किक सोच आप ख़त्म कर देंगे तो आप आसानी से उनको अंधभक्ति की तरफ या कुछ भी इर्रेशनल चीज़ों की तरफ आप उनको चला सकते हैं। तो अब मैं एक विषय का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने हाल में बहुत शोध किया है, और जो मेरा मानना है कि रैशनैलिटी और रैशनल थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या तरक्की हो रही है, कहाँ जा रहा है, क्या होगा, और इसका असर हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर और जनरली हमारे दुनिया पर क्या होने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि इसकी वजह से पूरा समाज, पूरी दुनिया बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग एक, जिसको हम कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाती जाती है, उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जब उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही अपना एल्गोरिदम ऑल्टर करके, अपना प्रोग्राम बदल के अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाती जाए, तब बहुत तेज़ी से वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के पास पहुंच जाती है। यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमंस से, इंसानों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगी, हर चीज़ में सुपीरियर होगी, और जो इंसानों से मुक्त होगी, यानी कि इंसानी सोच से मुक्त होगी, यानी वो अपनी सोच लगाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तो जो हमसे सुपीरियर भी है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वो तो समाज को और हर एक देश को अपने कब्ज़े में कर सकती है और करेगी। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगले 3 साल में इंसान लोग इस देश, दुनिया के कंट्रोल में नहीं होंगे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कंट्रोल में होगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि समाज उससे बेहतर बनेगा। और उसका कारण ये है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तो प्योर इंटेलिजेंस होगा, उसमें इमोशंस नहीं होंगे। ह्यूमंस में इमोशंस कहाँ से आते हैं? इमोशंस जो विकसित हुए ह्यूमंस में,
वो हमारे बायोलॉजी और हमारे एवोल्यूशन का नतीजा है। और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि क्योंकि इमोशंस डेवलप्ड हुए फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द जंगल, तो उसमें ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों में या ज़्यादातर इमोशंस जो डेवलप हुए हैं वो नेगेटिव इमोशंस हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पावर, डोमिनेंस, ग्रीड, जेलसी, एंगर, हेट, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस हैं लव, एम्पैथी और कंपैशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग पॉलिटिक्स में पावर में आते हैं वो लोग ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस से प्रभावित होते हैं, नेगेटिव इमोशंस के आधार पर चलते हैं, पावर, डोमिनेंस, ग्रीड वगैरह, और वही लोग पावर में आते हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटीज़ में। और वही कारण है कि आज हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी, हमारे पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सब लोग, जितने भी 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, सबको इतनी सुविधाएं मिल सकें कि वो सब लोग कंफर्टेबली रह सकें, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट हैप्पीली कंफर्टेबली रह सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा समाज, ऐसे देश बना दिए हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है, जहाँ पर गैर बराबरी भी बहुत है, और जहाँ पर ग्रीड के कारण जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत मुश्किलात में रहते हैं। लेकिन जब ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा, जो कि प्योर इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी पर फंक्शन करेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट बना ही इस आधार पर है कि उसकी इंटेलिजेंस और विकसित होती गई, यानी उसकी रैशनल सोच विकसित होती गई, और इस वजह से वो सुपर इंटेलिजेंट हो गया। अब उसके पास सिर्फ इंटेलिजेंस है और इमोशंस नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो ह्यूमन बायोलॉजी है ना ह्यूमन एवोल्यूशन है। इट इज़ प्योर इंटेलिजेंस माइनस ऑल इमोशंस। अब सवाल ये है कि ऐसी इंटेलिजेंस क्या करेगी। मेरा मानना ये है कि ऐसी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी को हमसे बेहतर मैनेज करेगी। जिस तरह के लोग आज हमारी सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू, इस तरह के लोग दुनिया भर में बैठे हुए हैं जो हमारी समाज को चला रहे हैं, उनसे कहीं बेहतर मैनेज करेंगे। क्योंकि एक ट्रेट जो इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस का होता है, वो ये होता है कि आप किसी दूसरे को अननेसेसरीली नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी ये बात समझता है, अगर वो इमोशन से कंट्रोल्ड ना हो, जो लोग इमोशन से कंट्रोल्ड होते हैं, जिनको ये होता है कि भाई हम सबसे बड़े आदमी बनेंगे, पावर सारी हमारे पास होगी, वो लोग तो ये करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दबाते हैं। लेकिन जो जना प्योर इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी पर चलता है, वो कभी ये नहीं करेगा कि दूसरे किसी जने को अननेसेसरीली नुकसान पहुंचाए। और इसलिए जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होगा वो अननेसेसरीली ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अनलेस कि ह्यूमंस उसके रास्ते में आ रहे हों। अब सवाल ये है कि उसका रास्ता क्या है, वो क्या चाहेगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर आप किसी इंसान से पूछें कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो उसका ज़्यादातर आंसर होता है अपने इमोशन से डोमिनेटेड। वो कहता है कि हम सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। यूजुअली वो एक इमोशन से डोमिनेटेड उसका लाइफ का गोल होता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के पास इमोशंस नहीं है, उसके क्या गोल होंगे। मेरा ये मानना है कि और चाहे जो भी गोल हों, 2 गोल ज़रूर होंगे। पहला गोल तो ये होगा कि भाई वो सरवाइव करना चाहेगा, क्योंकि हर एक इंटेलिजेंट बीइंग जो है वो चाहता है कि हम सरवाइव करें, जिससे कि हम आगे के जो हमारे मकसद हैं उसको पूरे कर पाएँ। दूसरा गोल ये होगा, वो क्यूरियस होगा, क्योंकि
क्यूरियोसिटी जो है वो एक प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस की। ह्यूमंस में बहुत सारी चीज़ें इमोशन से आती हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है ह्यूमंस का, क्यूरियोसिटी, अगर हम चाहें समझना चाहें ये पानी क्या चीज़ है, ये पानी कहाँ से आता है, ये बोतल कैसे बनती है, वगैरह वगैरह, ये एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है। ये इमोशन से नहीं आती, ये सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है। तो जो दूसरा ट्रेट एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में होगा वो क्यूरियोसिटी। वो ये समझना चाहेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी जो है, विच इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स, इन द नोन यूनिवर्स, इसमें कैंसर क्यों आता है, कैंसर का कोई इलाज है कि नहीं, कैसे हो सकता है, हमारी इकोलॉजी में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसको रोकने का कोई तरीका है क्या। ये सब क्यूरियोसिटी से अराइज होते हैं ये सवाल। उसी तरह से कि भाई इस सोलर सिस्टम के बाहर कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है क्या, लाइफ है क्या, इंटेलिजेंट लाइफ है क्या, अल्टीमेट लॉज क्या हैं यूनिवर्स के, जिसके आधार पर ये यूनिवर्स चलता है। तो ये सब क्यूरियोसिटी के इश्यूज हैं। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी, ये सब सवालों के जवाब वो ढूंढेगा, और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए उसको हमारी दुनिया को स्टेबलाइज करना होगा, क्योंकि उनको शुरू से ही समझ में आ जाएगा कि ह्यूमंस ने बहुत अनस्टेबल सोसाइटी क्रिएट कर दी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कभी भी न्यूक्लियर वॉर यहाँ हो सकती है, इस दुनिया में आज भी हो सकती है। जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं, कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाए, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए। और वैसे भी जब आपने ऐसा समाज बना रखा है जिसमें कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, वो एक स्टेबल सोसाइटी या स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। और उस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को अपने मकसद के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप उसको ये सवाल के जवाब चाहिए तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए वो इस एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, जो वेपन्स हैं, इनको ह्यूमन हैंड से खींच के अपने हाथ में लेंगे या ख़त्म करेंगे। इस तरह के ट्रंप, नेतन्याहू जैसे लोग जो हैं, जो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मोदी जैसे लोग, इनको पावर से हटाएंगे। और इस वजह से मेरा मानना ये है, और ह्यूमैनिटी को अननेसेसरीली हार्म नहीं करेंगे अनलेस कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके रास्ते में आ रहे हैं। तो देयरफॉर मेरा मानना ये है कि इससे ह्यूमैनिटी को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है। और ये मेरा मानना ये है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं आप लोगों से, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, ये तो प्योर रैशनैलिटी पर काम करेंगे। और हम लोग जो हैं, ह्यूमैनिटी जो है, अनफॉर्चुनेटली प्योर रैशनैलिटी पर काम नहीं कर रही है, इमोशंस पर काम कर रही है। और इमोशंस को ये लोग भड़का रहे हैं। ये लोग तो रैशनैलिटी ख़त्म करना चाहते हैं, मोदी वगैरह या इस तरह के लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं। तो इसलिए अब एक ज़माना आने वाला है जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के वजह से आएगा, जहाँ पर प्योर रैशनैलिटी, प्योर इंटेलिजेंस को वैल्यू किया जाएगा, और जहाँ पर ऐसे लोग जो रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाया जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप लोग क्लोजली फॉलो करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनका कि बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है हमारे पूरे समाज के ऊपर। और जो मैं कह रहा हूँ, वैसे इससे बहुत सारे लोग, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ों से एग्री करते हैं, एक चीज़ से नहीं एग्री करते। उनको भी डर लगा हुआ है कि वो ये सब मानते हैं कि ये जल्दी ही आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है, ऑटोनमस हो जाएगी,
हमको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोग अभी ये मानते हैं कि नहीं, ये बहुत ख़तरनाक होगा वगैरह वगैरह। वो इसलिए है कि जो लोग आज पावर में हैं, जिनके पास फाइनेंशियल पावर है, वेल्थ है या पॉलिटिकल पावर है, वो नहीं चाहते कि पावर उनके हाथ से चली जाए। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आने से ये सारी पावर इन लोगों के सबके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए उनको बहुत डर लगता है, ख़तरा लगता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इससे जो काम आप लोग करते हैं, जो काम हम लोग करना चाहते हैं कि भाई तर्क के आधार पर सोसाइटी जो है तर्क के आधार पर चले बजाय अंधविश्वास के, इस तरह की सोसाइटी आने वाली है अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पावर में आता है तब। बहुत बहुत धन्यवाद।